मुजफ्फरपुर में संभावित बाढ़ के मद्देनजर जिलाधिकारी प्रणव कुमार भूरे दल के साथ औराई कटरा व गायघाट के तटबंधों का निरीक्षण किए। गायघाट के बेनीबाद चौक के समीप पेट्रोल पंप के पास बागमती नदी से हो रही कटाव का भी निरीक्षण किया। डीएम ने बताया कि सभी तटबंध अभी सुरक्षित और इंजीनियर को भी तटबंध की देखरेख को नियुक्त किया गया है। साथ ही गायघाट प्रखंड मुख्यालय में जन संबंधित अधिकारी व स्थानीय विधायक के साथ भी डीएम ने विचार विमर्श किया और संभावित बाढ़ को लेकर जानकारी ली। रोशनी है। निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं आज और आइस और कटरा का निरीक्षण किया गया। अभी गायघाट का हम लोगों ने समीक्षा की और कई जगह पर कटाव की स्थिति प्रतिवेदित की गई है। इसको लेकर के कार्यपालक अभियंता सैदपुर और ड्रेनेज डिवीजन के अभियंताओं से बात की गई। माननीय विधायक गायघाट भी साथ में उपस्थित थे। हम लोग जहाँ भी कटाव और अग्राम्य स्थल हैं वैसे अग्राम्य स्थलों को चिन्हित करके उस पर सुरक्षात्मक और निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। अभी क्षेत्र भ्रमण भी हम लोग करेंगे। दरभंगा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट की घटना हुई है। ब्लास्ट के बाद दरभंगा स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। ब्लास्ट प्लेटफॉर्म पर रखे एक पार्सल में हुआ है। घटना के बाद मिली पहली जानकारी के मुताबिक दरभंगा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कपड़े का एक पार्सल रखा हुआ था, जिसमें अचानक से धमाका हुआ, जिसके बाद कपड़े के बंडल में आग लग गई। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ब्लास्ट की खबर मिलने के साथ तुरंत जीआरपी और आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंच गए। आनंद फानन में रेल के डिप्टी एसपी नवीन कुमार मिश्रा दरभंगा स्टेशन पहुंचे और फिर छानबीन शुरू कर दी। एक गठिया जो है जिसमें कुछ कपड़ा उपड़ा था मशरफी पहनने का, उसमें एक बोतल था और वही कपड़ा के बीच में था। एक आवाज़ हुई, जिस समय प्लेटफॉर्म पर लोग आए तो देखे गठिया को खोला गया तो कपड़ा कुछ जले हुए हालत में पाया गया और जांच पड़ताल चल रहा है। एक्सप्लोसिव विशेषज्ञ को बुलाया जाएगा तो फाइनली कहा जा सकता है कि वो जो विस्फोट हुआ है वो एक्सप्लोसिव सबस्टांस से हुआ है या किस कारण। सर कहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ, कौन सा स्टेशन और कौन सा जगह है? 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर से लाया गया था और 1 नंबर के फुटब्रिज के नीचे रखा गया था सामान। दरभंगा जंक्शन की बात है, इससे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है और न ही कोई सामान वगैरह बरामद हुआ है, न ही कोई गड्ढा बना है, न ही ऊपर का कुछ नुकसान हुआ प्लेटफॉर्म का। केवल गठिया में जो कपड़ा था थोड़ा सा जले हुए हालत में। सर किस नाम से था और क्या? मोहम्मद सुफियान के नाम से बुक किया गया था। उसका पूरा एड्रेस तो नहीं है, केवल मोहम्मद सुफियान लिखा हुआ। छानबीन चल रहा है, पता किया जा रहा है। सिकंदराबाद से सामान मिल जाएगा। सर सिकंदराबाद जांच पड़ताल चल रही है, पता लगाया जा रहा है कि सामान किसके द्वारा भेजा गया है, उसका पूरा एड्रेस क्या है, यहाँ सुफियान का पूरा एड्रेस क्या है। ये सब तहकीकात की चीज़ें तहकीकात की होती है। सबसे बड़ी बात यह है सर कि वो तो जांच के उपरांत ही पता चलेगा तो ये क्या है। पूरा जला नहीं, हल्का फुल्का जला है, आवाज़ हुआ था। जांच पड़ताल किया जा रहा है कि इसमें जो बोतल के अंदर जो ये हुआ था उससे जो विस्फोट हुआ वो किस तरह का था उसका पता है। सर कपड़े के अंदर एक बोतल की बात आ रही है, क्या है? हाँ, छोटा सा था। क्या है वो पैक किया हुआ था। वो जांच पड़ताल के उपरांत ही पता चलेगा कि उसमें कौन सा लिक्विड था या क्या था। क्या था सर आप ये बताइए? कपड़े केमिकल का तो जांच पड़ताल के बाद ही नहीं पता चलेगा। क्या था कपड़े के अंदर, क्या था सर? एक छोटा सा बोतल था और उसमें लिक्विड था या क्या था, जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह का सबस्टांस था उसमें। इसके लिए एफएसएल से मतलब बुलवाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करेंगे। हर दरोगा व सार्जेंट का फाइनल रिजल्ट गुरुवार को घोषित हो गया, लेकिन पीटी और मुख्य परीक्षा के रिजल्ट की तरह यह रिजल्ट भी अब विवादों में आ गया। पीटी से ही दरोगा बहाली में पारदर्शिता लाने व धांधली तथा पेपर लीक रोकने की मांग को लेकर दरोगा अभ्यर्थी के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा है कि दरोगा के फाइनल रिजल्ट में गड़बड़ी और धांधली साफ साफ दिख रही है। जनरल कैटेगरी का कटअप 75% है, जबकि इसी कैटेगरी का मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का कटअप 75.8% था। बीपीएससी के द्वारा घोषित कटअप से ही अनुसार जब 75% अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में फेल बताया गया, यानी 75.8% से कम अंक लाने वाले मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हुए।
और उनका चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए हुआ ही नहीं, तो फिर 75.8% से कम यानी 75% अंक वाले फाइनल रिजल्ट में सफल घोषित कैसे कर दिया गया? आज बिहार दरोगा का फाइनल रिजल्ट यानी मेरिट लिस्ट आया है और इस फाइनल रिजल्ट में अपने मेरिट से ईमानदारी से सफल होने वाले सभी परीक्षार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि वो बिहार के बेहतरी के लिए प्रयास करेंगे और कार्य करेंगे। लेकिन इसके साथ ही इस रिजल्ट में गड़बड़ी भी नज़र आ रही है, जैसा कि बहुत सारे छात्र छात्राओं ने मुझे कॉल करके भी बताया है और मैंने खुद भी देखा है। हालांकि मैंने अभी तक पूरा रिजल्ट तो अवलोकन नहीं किया है, लेकिन सिर्फ कट ऑफ देखा है। तो उस कट ऑफ को देखने से लगता है कि जनरल कैटेगरी में मेंस का कट ऑफ था 75.8% और फाइनल जो सिलेक्शन हुआ है मेरिट लिस्ट आज घोषित हुआ है उसका कट ऑफ है 75%। तो अब सवाल उठता है कि जब 75% वाले मेंस ही पास नहीं किए थे, फिजिकल के लिए क्वालिफाई नहीं किए थे, तो फिर वो उनका फाइनल सिलेक्शन आज कैसे हो गया? तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा कैसे हो गया, और इसका जवाब बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार जी को देना पड़ेगा और देना भी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। आखिर मेंस का जो कट ऑफ है 75.8% है और फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ आप दे रहे हैं, बता रहे हैं आप जो आज घोषित किए उसमें 75%। तो 75% वाले जब मेंस ही पास नहीं किए थे, मेंस ही क्वालिफाई नहीं किए थे और उनका फिजिकल ही नहीं लिया गया था, तो फिर वो फाइनल सिलेक्शन उनका कैसे हो सकता है? तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी है या फिर धांधली है या महाधांधली है या आरसीपी टैक्स का कमाल है, क्या है? इन सारी बातों का जवाब बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार जी को देना चाहिए और देना ही पड़ेगा। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? और अन्य कैटेगरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ अभी तो सिर्फ जनरल कैटेगरी में ये गड़बड़ी नज़र आ रही है। तो क्या ये गड़बड़ी है या महाधांधली है? जिस तरह मेंस में हुआ था कि सीरियरी रोल नंबर से पास किए थे स्टूडेंट्स, सीरियरी रोल नंबर से पास किए थे, उस समय भी मामले की लिपापोती कर दी गई। पीटी में भी आपने देखा कि पेपर लीक हुआ, अंदर से ओएमआर सीट रंगा जाता है। तो ये सब खूब चल रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इस दरोगा बहाली में धांधली हुई है और पढ़ने वालों की भी रिजल्ट हुई है। ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाले का रिजल्ट नहीं होता है, हालांकि उनका परसेंटेज कम होता है। तो इसीलिए मैं छात्राओं से भी अपील कर रहा हूँ कि ऐसा आप न सोचें, हतोत्साहित न हो कि पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं है, पढ़ने वाले का भी रिजल्ट होता है। इसलिए आप पढ़ाई जारी रखें। जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर जो लोग आगे कोई भी परीक्षा देने वाले हैं, तो वो लोग अपनी तैयारी जारी रखें और थोड़ा समय बढ़ा दें पढ़ाई का। जो अभी आप 5 घंटा पढ़ रहे हैं तो आप 8 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप पहले अगर मान के चल रहे थे कि 70 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन होगा, तो अब आप मान के चलिए कि 80 क्वेश्चन सही करने पे आपका सिलेक्शन होगा। तो इस तरह से आपको रणनीति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये आरसीपी टैक्स बिहार में जब तक नीतीश कुमार है रुकने वाला नहीं है। और हम लोग भी जब छात्र आंदोलन करते हैं तो आप लोग घर बैठे रहते हैं, बहुत कम लोग आते हैं। अगर 1 लाख स्टूडेंट जिस दिन सड़क पे उतर जाएंगे, उस दिन ये प्रतियोगी परीक्षा में धांधली बंद हो जाएगा और पारदर्शिता आ जाएगी। और हम पहले भी कहते हैं और आज भी कह रहे हैं कि आखिर बीपीएसएससी कट ऑफ तो जारी किया है, लेकिन सारे परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी करे, ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी जारी करे और पीटी मेंस सबका मार्क्स बताएं और स्टूडेंट्स को दिखाएं, उसका ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी दे। जिनको भी अगर चाहिए उनको कार्बन कॉपी दिया जाए, लेकिन नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये धांधली को छुपाने का एक तरीका है। आखिर पारदर्शिता क्यों नहीं बढ़ती जा रही? हम तो बार बार मांग कर रहे हैं कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाए। हम कहाँ नौकरी मांग रहे हैं, हम पारदर्शिता मांग रहे हैं। तो अभी भी हम मांग कर रहे हैं बीपीएसएससी से और अन्य भर्ती आयोगों से भी कि आप चाहे कोई भी परीक्षा लीजिए तो उसका ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी कीजिए, कट ऑफ दीजिए और सभी परीक्षार्थी का मार्क्स भी बताइए। आपने कट ऑफ तो दिया है, लेकिन सभी परीक्षार्थी का मार्क्स तो नहीं बता रहे हैं। तो सभी परीक्षार्थी का मार्क्स भी बताइए आप कि कितना मार्क्स उनका मुख्य परीक्षा में आया था, पीटी में आया था, सारा मार्क्स बताइए आप। और इसका जवाब बीपीएसएससी के चेयरमैन को देना चाहिए कि आखिर जनरल कैटेगरी में कट ऑफ जो है ऐसा क्यों हुआ कि फाइनल सिलेक्शन वाले का कट ऑफ कम है और मेंस जो पास किए उनका कट ऑफ ज़्यादा है। तो ये लोग जब जिनका भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है, तो इनका जब मेंस ही नहीं हुआ था, ये मेंस ही क्वालिफाई नहीं किए, ये फिजिकल के लिए ही सिलेक्ट नहीं हुए थे, तो फिर इनका फाइनल सिलेक्शन कैसे हो गया? ये किस आधार पे हुआ? इसका जवाब बीपीएसएससी के चेयरमैन को देना चाहिए।
में केंद्रीय इकाई के आह्वान पर चिकित्सक के खिलाफ हिंसा की घटना। बाबा रामदेव के आधुनिक चिकित्सा विज्ञान विरोधी बयानों के विरोध में धरना प्रदर्शन रैली का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विरोध दिवस मनाया गया। सासाराम में भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक डॉक्टर ने ओपीडी सेवा को बंद रखा। नालंदा जिले के सलमीटा थाना के टोल प्लाजा के पास टोल टैक्स मांगने पर बदमाशों ने टोल टैक्स के कर्मी को बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसे गंभीर हालत में बिहार शरीफ के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल 5 युवक गाड़ी लेकर टोल टैक्स क्रॉस कर रहे थे कि टोल टैक्स मांगे जाने पर बदमाशों ने उसके बेरहमी से पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही कंपनी के मैनेजर मौके पर पहुंचे और फिर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 युवक को गिरफ्तार कर लिया। घटना घटी है, ये टीसी है, ये टोल पे अपना ड्यूटी कर रहे थे। अभी गांव के कुछ 4-5 लड़के हैं और बोले कि मैं टोल टैक्स नहीं दूंगा। ये बोला कि सर आपको टोल टैक्स कटा के ही आपको गाड़ी आगे बढ़ेगी। किस जगह ड्यूटी करते हैं? टोडा टोल प्लाजा। तो ये पैसा जब मांगे तो वो लड़के लोग 5-6 लड़के लोग मिलकर इसको पीटने लगे। तो इसी बीच हम लोग खबर मिला, हम लोग गए लाइन पे गए, छुड़ाए, थाना को इन्फॉर्म किए, थाने वाले आए, उन लड़के लोग को पकड़ के ले गए और सरवेरा हॉस्पिटल से हमको इसको रेफर कर दिया गया कि आप बिहार शरीफ ले जाए। 5 जन थे। जी सर, 5 जन थे। हाँ 5 जन थे। 5 पकड़ा गए हैं। जी, FIR हुआ है। FIR हो गई। ये इनका क्या नाम है? आकाश कुमार। और आप क्या हैं वहाँ? असिस्टेंट मैनेजर। आपका नाम? सुमित कुमार सिंह। भारत नेपाल पुलिस के लिए सरदर्द बना कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय अपराधी राम कुमार यादव उर्फ RK यादव, नेपाली उर्फ माओवादी की गिरफ्तारी के बाद दोनों ही देश के सीमावर्ती इलाके के लोगों ने चैन की सांस ली। राम कुमार यादव अपराध जगत से जुड़े इसके दो अन्य साथियों को भी पुलिस ने पकड़ा है, उसे भी पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सुपौल SP मनोज कुमार ने बताया कि राम कुमार यादव को इंटरपोल काफ़ी दिनों से तलाश कर रही थी। RK नाम है, राम कुमार यादव, नेपाली नागरिक है और ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक गिरोह का सरगना है। फिलहाल इसकी गिरफ्तारी शोभनाथ यादव, जो कि नेपाली नागरिक है, उसके अपहरण और हत्या के मामले में सुपौल पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। नेपाल पुलिस को इसको लंबे समय से तलाश थी। नेपाल में ये 1 दर्जन से ऊपर हत्या, अपहरण, बम ब्लास्ट, हथियार तस्करी के केस दर्ज हैं और एक मामले में आजीवन कारावास की सज़ा भी है, लेकिन ये पुलिस गिरफ्त में नहीं आ रहा था। ये सुपौल पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। ये नेपाल पुलिस और भारतीय पुलिस सुपौल साइड या बिहार साइड के बेहतर समन्वय का उदाहरण है। आशा है कि आगे भी दोनों सीमा के दोनों तरफ की पुलिस इसी तरह है जो बेहतर समन्वय से कार्य करेगी। अपहरण के कितने दिन के बाद हत्या की थी? ये 2 महीने करीब हो गए हैं। ये 9/4/21 को अपहरण हुआ है। उसके बाद प्रॉपर चैनल सुपौल पुलिस से नेपाल पुलिस ने संपर्क किया है और 31/5 को हमने निर्मली में कांड दर्ज किया। उसके बाद तत्काल एक अपराधी की गिरफ्तारी हमने किया था और विक्टिम का मोबाइल रिकवर किया। आज विक्टिम का गाड़ी भी रिकवर्ड है और पूरी तरह मामला का पर्दाफाश हो चुका है। और मुख्य सरगना RK की गिरफ्तारी एक बड़ी उपलब्धि है। इससे निश्चित रूप से जो इतना बड़ा कांड किया गया है, इसमें असली ट्रायल करा करके हम लोग सजा दिलाएंगे। RK की गिरफ्तारी कब हुई? RK की गिरफ्तारी आज की गई है, क्योंकि इसके पहचानने वाले नहीं थे। हमने पहले हिरासत में लिया था
हरियाणा के गुड़गांव से। आज नेपाल से वहाँ से पुलिस भी आई और इसके पहचानने वाले विक्टिम साइड वाले आए, उन्होंने पहचान किया। जब पहचान हुआ कि यही आरके है तो हमने विधिवत इसको गिरफ्तार किया। खबर रोहतास जिले से है, जहां बड्डा ओपी क्षेत्र के केवतारी गांव में एक घर का कच्चा दीवार गिर जाने से 60 साल की दादी और 8 साल की पोती दब गई। इस हादसे में पोती रिंकी कुमारी की मौत हो गई, जबकि 60 वर्षीय दादी मोतीझाड़ी कुंवर को लोगों ने सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कच्चा मकान गिरने से घायल हैं, एक की मौत हुआ है। एक की मौत हुई, घायल हुई। केवटारी गांव का घटना है, सीताला प्रखंड अंतर्गत आता है। दुर्भाग्य है हमारे इस प्रदेश की और इस सरकार की कि जिन्हें इंदिरा आवास मिलनी चाहिए उन्हें नहीं मिल पा रही, और वो आज मिट्टी के दीवार तले गिर गिर के मर रहे हैं। यही स्थिति है पूरे बिहार की। बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां पटना में विजिलेंस की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। निगरानी विभाग की टीम ने एक थानेदार को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष के साथ साथ 2 अन्य सिपाही को भी गिरफ्तार किया है, जो बालू माफिया से सेटिंग कर रहे थे। इन सबसे पूछताछ जारी है। निगरानी की टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामला राजधानी पटना सिटी इलाके का है। निगरानी विभाग की टीम ने दीदारगंज थाने के SHO राजेश कुमार को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अवैध वसूली के मामले में थानेदार की गिरफ्तार हुई है। विजिलेंस की टीम ने SHO राजेश कुमार के साथ साथ 2 सिपाही विवेक कुमार और वैदिक को भी अरेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला बालू माफिया से 60,000 रुपये की वसूली को लेकर है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले लाइफलाइन पुल पीपा पुल का संपर्क पूरी तरीके से खत्म हो गया है। राजधानी पटना के सभी पीपा पुल खुल गए। राघोपुर की लाखों जनता का एकमात्र सवारी अब 4 महीने नाव है। इसी नाव से उफनती तेज गंगा की धारा में चिरते हुए गंगा पार करेंगे। सीमित नाव होने के कारण क्षमता से ज़्यादा लोग इस नाव पर बैठकर सफर करते हैं। इस नाव को गौर से देखिए। इस नाव पर जानवर, गाड़ी, पिकअप, अन्य प्रकार की सवारी लदी है। इन सभी चीज़ों का सामना कर लोग गंगा पार करते हैं। राघोपुर निवासी राजू यादव कहते हैं कि यह मौत का रास्ता आज के राजनेताओं की देन है, जो वोट लेने के बाद कोई नजर नहीं आते। एक पीपा पुल खुल जाने के बाद किस तरह की क्या परेशानी दियारा वासियों को झेलनी पड़ती है? दियारा वासी को बहुत कष्ट है, जो आप अच्छी तरह अपने नज़र से भी मीडिया आप लोग के देन है कि यहाँ का कुछ न्यूज भी दे देता है। अन्यथा कोई मीडिया भी नहीं आके यहाँ कोई सूचना दे कि राघोपुर की क्या स्थिति है। आप देख लीजिए मतारी बहन, भाई बंधु किस तरह से नाव पर जा रहे हैं। आप देखते रहिए कि किस तरह से किस परिस्थिति में लोग जा रहे हैं। देखिए, पढ़ने वाली बच्ची, पढ़ने वाली बहन, माताएं, सभी बाजार लगन पाती का दिन है। आप बताइए कि किस तरह से शादी ब्याह में लोग जाना असंभव समझते हैं। बहुत बराती तो ऐसा हो जाता है रजनी जी कि रात में यहाँ लोग कहते हैं कि मैं बराती लेके नहीं जाऊँगा। लड़का भागने लगता है कि मैं नहीं जाऊँगा शादी करने, ये दरिया पार के कोर्ट का जाएगा। अब बताइए उस परिस्थिति में क्या होगी राघोपुर की हाल। क्या बेटी बहू मेरी कुमार रह जाएगी, बेटा बेटी कुमार रहेंगे? ऐसा स्थिति है। आप नज़र से देख रहे हैं, ये पंटून अभी खुलना भी जरूरी नहीं थी। अभी उतना पानी नहीं बढ़ा है, अभी सोलिंग पर भी पानी नहीं चढ़ा, लेकिन इसको 15 तारीख को ही खोल दी गई। 16 को सुबह ही पंटून खुल गया। पंटून को लगाने के लिए और दूरी होनी चाहिए। जहाँ घाट लगती है, नाव लगता है, इस पंटून में टकरा के नाव डूब भी सकता है। कितने यात्री मरेंगे, उसके बाद लोग आएंगे, सांत्वना देंगे, मुआवजा की घोषणा करेंगे, मिले नहीं मिले, यही तो यहाँ की हाल है। और तो कुछ होता नहीं है। कफन भी देना है तो किसी के सहारे अपना मिल गया। सांत्वना ब्लॉक दौड़ते रहिए, जिला दौड़ते रहिए, कोई रिप्लिकेशन नहीं हो सकता। यही तो यहाँ की हाल है। राघोपुर की हाल तो हर लोग जान रहा है कि क्या परिस्थिति है राघोपुर में। वहाँ के करीब 1.5 लाख आदमी रोज पार करता है। सभी को पटना कमा के राघोपुर से फिर लौटना है। अब बताइए कि उस परिस्थिति में रात में आप नाव बंद कर दीजिएगा। रास्ता तो यही है ना भैया, नाव आप बंद कर देंगे, रात में इमरजेंसी आएंगे, कैसे होगा? इसका निदान तो प्रशासन को भी ढूंढना होगा ना। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ रोस्तमपुर राजू यादव। नवादा में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। बेखौफ चोर आए दिन किसी न किसी घर को अपना निशाना बना रहे हैं। मामला अकबरपुर थाना क्षेत्र के बड़ेब गांव से
सामने आई है, जहां चोरों ने बंद घर से नगद समेत लाखों की संपत्ति चोरी कर ली। घटना की सूचना मिलते ही अकबरपुर थाने पुलिस दल बदल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी है। अपना घर में रहता है। पूरा पैक खाली सोना एकदम सावती लेती है। तू भी अंदर बताइए क्या अब नदिया था, बाला था, 3-4 जोड़ा कान में के था, ऊपर वाला था नाक वाला, 3-4 शादी वाला था, 10 जोड़ा पाया था, बच्चा था मेरा, और 10 पीस मेरा सिकड़ी था, अंगूठी था, सिकड़ी था, इनका अंगूठी था, हमने पिन गए थे, पिन अंगूठी। क्या नाम हुआ आपका? हार्दिक मामला है? हमारा तीसरा भाई रोशन का शादी था। हम लोग अशोक का रिसोर्ट पवन कुमार के रिसोर्ट में हम लोग सारे परिवार शादी में शामिल थे। शादी से वापस मैं सुबह 7 बजे 7:30 बजे वहाँ से भाई को भेजा एक गाड़ी से। मेरी बहू जब ऊपर रूम में आई तो सारा सामान कुछ भी नहीं है। मेरा सेकेंड वाला बहू का भी रूम में एक भी सामान नहीं। और ये सब जो काज किया है जेवर था, इसमें 4 बार मेरा सोना था। लगभग कितने कम चोरी हुआ होगा? चोरी हुआ होगा 6-6.5 लाख रुपए का मेरा नुकसान हो गया। 6-6.5 लाख रुपए का। सूचना कैसे मिला था आपको चोरी का? चोरी मेरी पत्नी जब आई ऊपर रूम में तो देखा मेरा रूम का ताला टूटा हुआ है, जेवर गोदरेज पूरा एक खाली हो गया। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार, पिता ओम प्रकाश प्रसाद। ये मामला कहाँ का है? मेन रोड बड़े। राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी ने प्रेस विज्ञप्ति कर जारी कर कहा है कि बिहार में नल जल योजना का काम किया गया है। यह काम अधूरा है, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा फरमान सुनाया गया है कि प्रत्येक वार्ड सदस्य के द्वारा अपने क्षेत्र से प्रत्येक घर से प्रति माह 30 से लेकर के नल जल योजना का मरम्मत करना है। अब अपने पार्टी की ओर से कहना चाहते हैं कि बिहार में नल जल योजना बिल्कुल फेल है। गरीब परिवार के लिए बिजली बिल, गैस सिलेंडर भरवाना मुहाल हो गया है। साथ ही प्रति महीना 30 रुपया का नल जल योजना का पानी का अतिरिक्त बिल का बोझ उनके ऊपर पहाड़ टूटने जैसा होगा। इसलिए यह पैसा लेना ठीक नहीं है। बिहार सरकार के द्वारा बिहार में नल जल योजना का काम किया गया था, लेकिन काम अधूरा ही रह गया। इस पैसा को संबंधित पदाधिकारी, वार्ड और मुखिया के द्वारा लूट लिया गया। यानी बिहार में 5 से 10% ही काम हुआ है, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है प्रत्येक वार्ड अपने क्षेत्र से प्रत्येक घर से प्रति महीना 30 रुपया मेंटेनेंस के लिए लिया जाए। इस निर्णय को हम अपने पार्टी की ओर से घोर निंदा और विरोध करते हैं, क्योंकि गरीब को खाने के लिए दाने के लिए मुहताज है। लाइट का बिल, गैस का बिल नहीं भर पाता है तो 30 रुपया मेंटेनेंस बिना पानी आए हुए कैसे दे सकता है? यह सरासर गलत है, इसलिए इसको वापस लिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। सीतामढ़ी के रीगा थाना क्षेत्र में चोरों ने उत्पात मचाया है। रीगा के मझौरा चौक पर एक मोबाइल दुकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए मूल्य का सामान चोरी कर लिया। जानकारी के अनुसार रीगा थाना क्षेत्र के मझौरा चौक पर देर रात अफजल मोबाइल नामक दुकान से तकरीबन 1.5 लाख की सामान चोरी कर लिया गया है। प्रिंटर, बैटरी, कैमरा, हार्ड डिस्क सहित लाखों रुपए का सामान चोरों ने चोरी करते चलते बने। क्या हो गया है यहाँ? 2 प्रिंटर ले गया है, कैमरा ले गया है, पंखा का जो भी सामान था, लैपटॉप मतलब ये सामान सब तो सब ले गया है। अच्छा। और बैटरी भी ले गया है। कब ले गया? रात को। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजल। कौन सा जगह है? मझौरा चौक। मझौरा चौक। लगभग कितना का चोरी हुआ होगा? वही लाख रुपये उसी जगह।
लाख रुपया सेवा का चोरी हो गया। दुकान का क्या नाम है? अफजल मोबाइल एंड वीडियोग्राफी मझौरा चौक। मुजफ्फरपुर जिला स्वास्थ्य विभाग में हुई बहाली को रद्द किए जाने के बाद अभ्यर्थी के द्वारा सुबह से ही सदर अस्पताल रोड को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद नगर डीएसपी रामनरेश पासवान के नेतृत्व में कई थाने की पुलिस पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाया, लेकिन वे नहीं माने और उग्र हो गए, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। में कुछ अनियमितता पाए जाने की सूचना पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा उस नियुक्ति को रद्द किया गया है। उसी में जिन लोगों की नियुक्ति हुई थी वो लोग सड़क पर आकर के सदर अस्पताल के गेट पर आकर के करीब 3 घंटे से यातायात को अवरुद्ध कर दिए थे। पुलिस बल पहुँच करके इन्हें काफ़ी देर तक समझाते रहे कि आप लोग यहाँ से यातायात को सुचारू रूप से चलने दें और आपने जो भी ग्रीवांसेज हैं, जो भी आपके मांग हैं, उनको आप सिविल सर्जन महोदय और जिलाधिकारी महोदय के पास अपनी बातों को रखें और आपकी समस्या को समाधान किया जाएगा। सिविल सर्जन महोदय आकर के घोषणा भी किए कि आप लोग अपने अपने काम पर जाइए, चिट्ठी निकाल दी जा रही है। बावजूद उसके सभी लोग सड़क पर हुड़दंग करने लगे, आने जाने वालों के साथ मारपीट, हुड़दंग, पत्थरबाजी करने लगे। इस दौरान माइक के द्वारा हम लोगों के द्वारा बताया गया कि भाई ये विरुद्ध आप कार्य कर रहे हैं, आप इसको तितर बितर कर लें। करीब 3 से 4 बार माइकिंग किया गया, परंतु ये लोग और उग्र हो गए और पथराव करने लगे, जिससे हमारी महिला कांस्टेबल इसमें घायल हो गई हैं। उसके बाद जो है हम लोगों ने इन लोगों को हल्का बल प्रयोग करके हटा दिया है यहाँ से। अभी विधि व्यवस्था सामान्य है। मधुबनी के जयनगर अनुमंडल में कमला नदी में बालू की चोरी अब दिन में हो रही है। बालू के कारोबारी की माने तो ना तो अब प्रशासन का डर है, ना ही किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई होती है। आखिर प्रशासन का डर हो भी क्यों? महज नदी से 500 मीटर की दूरी पर ही अनुमंडल से लेकर प्रखंड पदाधिकारी का कार्यालय है। ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रशासन के जानकारी के बिना यह सब संभव हो। आश्चर्य की बात है कि नदी से महज 10 मीटर की दूरी पर कमला नदी के पदाधिकारी का आवास और कार्यालय है, लेकिन उनको इस पर थोड़ी भी परवाह नहीं है।